The magnetic energy is stored in an inductor of inductance 4 microhenry carrying a current of 2 ampere is। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है इंडक्टर का वो होता है U इज़ इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, L क्या होता है इंडक्टेंस और I क्या होता है इसका करंट। तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। इंडक्टेंस का वैल्यू है 4 माइक्रो हेनरी। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ और करेंट का वैल्यू 2 एम्पियर गिवन है। तो डायरेक्टली वैल्यू हम पुट करेंगे। U इज़ इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू इंडक्टर का वैल्यू हो जाएगा 4, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पर वी विल राइट पावर-6 और करेंट का वैल्यू है 2 एम्पियर और यहाँ पर करेंट का स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, एक 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, एक 2 से एक 2 को हमने कैंसिल कर दिया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा U इज़ इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻⁶ और पावर-6 का हम बोलते हैं माइक्रो। तो जो फाइनल एनर्जी बनी वो हो जाएगी 8 माइक्रो। एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2 ओम एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा होता है। ठीक है, अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है R2 इज़ इक्वल टू R1 और ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, R2 और R1 दो अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। तो पहला रेजिस्टेंस जो भी क्वेश्चन में दिया है उसे R1 की जगह रखेंगे, सेकेंड जो रेजिस्टेंस गिवन है उसे R2 की जगह रखेंगे। डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस हमें 2 ओम दिया है और दूसरा 6.8, तो R2 की जगह हम रखेंगे 6.8 ओम और R1 की जगह हम रखेंगे 2। ठीक है, ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालनी है। अल्फ़ा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट और डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 80 माइनस 0। यहाँ पर भी T2 माइनस T1 करेंगे तो 80 माइनस 0 80 होता है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ये 2 चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ 2 को 6.8 के नीचे भेज देते हैं तो दैट विल बी 6.8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू बचेगा 1 प्लस न्यूमेरिकल डिजिट आगे लिख देते हैं 80 अल्फ़ा। 2 1 ज़ा 2 इसको कैंसिल करेंगे एंड 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.4। तो ये हो जाएगा 3.4 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 80 अल्फ़ा। ये 1 यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 80 अल्फ़ा। 3.4 में से 1 माइनस किया बचेगा 2.4 इज़ इक्वल टू 80 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 80। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल हटा के एक ज़ीरो इंक्रीज़ कर देते हैं और 8 से कैंसिल कर देते हैं तो 8 1 ज़ा 8। ठीक है, 2 ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएंगे और 8 3 ज़ा 24। ये 100 है, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻²। ठीक है, ऊपर जाके तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और इसका यूनिट होता है डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका यूनिट हो गया पर डिग्री सेंटीग्रेड। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड। तो जब कभी भी आधी आधी डिस्टेंस की बात होती है कि आधा डिस्टेंस उसने v स्पीड से या फिर v1 स्पीड से ट्रेवल किया और आधा स्पीड उसने
v2 स्पीड से ट्रेवल किया, ठीक है। सपोज करो कि a से b जो डिस्टेंस है वो है x और b से c का जो डिस्टेंस है वो भी है x। तो जो आधा आधा डिस्टेंस की अगर बात होती है तो इसमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हमारी एक v1 की वैल्यू है v और v2 की वैल्यू है 2v, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 2v इंटू 2v डिवाइडेड बाय v प्लस 2v। सो v प्लस 2v आपका हो जाएगा टोटल 3v, ठीक है। एक v से एक v हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 4v डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अगर टाइम आधे आधे की बात करें, इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर आधे आधे टाइम की बात करें कि सेम टाइम ए से बी जाने में टाइम टी लगा और बी से सी जाने में टाइम टी लगा, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और अगर टाइम सेम है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे v1 प्लस v2 बाय 2। If the galvanometer G does not show any deflection in the circuit shown, the value of R is given by। इस सर्किट में हमें इस रेजिस्टेंस R का वैल्यू निकालना है और गिवन है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्शन नहीं देगा दैट इज़ द मीनिंग कि ये वाला जो पॉइंट A है और ये वाला जो पॉइंट B है ये दोनों पोटेंशियल बराबरी पर होंगे, ठीक है। तो A पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 2 वोल्ट होगा, तो B पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 2 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से बैटरी से आ रहा 10 वोल्ट और यहाँ पर बचा 2 वोल्ट, दैट इज़ द मीनिंग कि जो बचा हुआ वोल्टेज है वो इस 400 ओम के रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होगा, ठीक है। तो अब इस सर्किट का इक्वेशन बनाने के लिए हम ये डिसाइड करेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो होगा उसमें करंट बराबर होता है, ठीक है। तो एक ब्रांच हम ले लेंगे BC और एक ब्रांच हम ले लेंगे BD और इन दोनों का हम करंट निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। अच्छा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है वो होता है V इज़ इक्वल टू IR। इस फॉर्मूले से करंट हो जाएगा I इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब BC का करंट है तो BC का करंट है तो BC का वोल्टेज क्या हो जाएगा, BC का वोल्टेज हो जाएगा 10 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय BC ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 400, तो यहाँ पर लिखेंगे 400 इज इक्वल टू, अब इस वाली ब्रांच का करंट लिखना है तो इस वाली ब्रांच पे वोल्टेज कितना आ रहा है, D वाले पॉइंट पर वोल्टेज हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R, ठीक है। 2 माइनस 0 तो 2 होता है, यहाँ पर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, और ये 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो R का वैल्यू निकल कर आया दैट विल बी 100 ओम। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करेंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। इस सर्किट में हमें करेंट का डायरेक्शन और उसकी वैल्यू बताना है। सो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ दी हुई हैं, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस और 7 ओम का रेजिस्टेंस। ये सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और सीरीज़ में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है RS। S स्टैंड फॉर सीरीज़, R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेजिस्टेंस हैं तो तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा RS इज इक्वल टू, एक है हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस 2 प्लस एक है हमारे पास 1 ओम का रेजिस्टेंस 1 प्लस 7, सो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का आ गया 10 ओम। अच्छा, यहाँ पर 2 बैटरीज हैं और दोनों अपोजिट हैं तो दोनों
का जो वोल्टेज है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, माइनस करेगा। तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V इज इक्वल टू, एक बैटरी का पोटेंशियल 10 है और दोनों अपोजिट बैटरीज हैं, इसलिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। सो 10 माइनस 5 ये हो जाएगा 5 वोल्ट। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू I इंटू आर, हमें करेंट निकालना है। सो करेंट का फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, ठीक है। और V हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट और R का वैल्यू है 10 वोल्ट। सो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 का हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो करेंट का डायरेक्शन हो जाएगा जो बड़ी बैटरी का डायरेक्शन है, और बड़ी बैटरी का प्लस जो बड़ा टर्मिनल है वो इस साइड है, तो करेंट का डायरेक्शन यहाँ से हो जाएगा E से D, D से C, C से B और B से A और वापस E पर। मतलब ये वाला डायरेक्शन होता है, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो करेंट का डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। The equivalent capacitance of the system shown in the figure. We have to find the equivalent capacitance of this circuit. ठीक है, तो इन दिस सर्किट ये जो दो कैपेसिटेंस हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, ये कैपेसिटेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पर पहला कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड और दूसरा कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड, तो टोटल कैपेसिटेंस इस वाली ब्रांच का हो जाएगा C1 बोल देते हैं हम इसे। तो C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड। तो C1 का वैल्यू जो आ गया वो आ गया हमारा 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब इस दोनों कैपेसिटेंस की जगह हम एक कैपेसिटेंस यूज़ कर सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरेड का। तो यहाँ पर एक ये जो ऊपर वाला बचा है ये दैट विल बी 3 माइक्रोफैरेड, और इन दोनों की जगह हमने एक यूज़ कर लिया जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था, दैट विल बी 6 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, अब ये जो दो कैपेसिटेंस हैं, ये पॉइंट A और ये पॉइंट हो गया B, ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और सीरीज़ का फॉर्मूला होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस सीरीज़ का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। सो दैट विल बी 1/C इज इक्वल टू C1 का वैल्यू है हमारा 3 माइक्रोफैरेड। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 प्लस C2 का वैल्यू है 6 माइक्रोफैरेड, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6। तो ये हो गया हमारा 1/C, इनका एलसीएम लिया 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 6। 3 2 सा 6 और 6 1 सा 6, तो ये हो गया 3/6। इसको कैंसिल करेंगे, सो 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6, तो ये हो जाएगा 1/2 के अप्रॉक्स। अच्छा, 1/C का वैल्यू आ जाएगा 1/2। इसका मतलब है कि जो आपका फाइनल कैपेसिटेंस आया वो आ जाएगा 2, और यूनिट है इसकी माइक्रोफैरेड में, तो 2 माइक्रोफैरेड हमारा आंसर हो जाएगा। 3 blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface. If a force of 14 Newton is applied on 4 kg block, then the contact force between A and B is। तो हमारे पास यहाँ पर 3 ब्लॉक्स हैं A, B and C। A का मास गिवन है 4 kg, B का मास गिवन है 2 kg एंड C का मास गिवन है 1 kg। ठीक है, और यहाँ पर जो ये फोर्स अप्लाइड हुआ है ये 14 न्यूटन है। ठीक है, हमको A और B के कांटेक्ट पे, मतलब इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर क्या निकालना है? फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M। F इज इक्वल टू M होता है फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले से A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? F बाय M। ओके, यहाँ पर जो M है वो टोटल मास हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा A एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय मास। तो हम तीनों का मास कैलकुलेट करेंगे, तो 4 + 2 + 1, तो 4 + 2 + 1, ठीक है,
यहाँ पर लिखेंगे 4 + 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 4 + 2 होता है 6, 6 + 1 होता है 7, तो 14 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे वैल्यू, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन निकल कर आया वो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए। अब जब हम B पॉइंट पर फोर्स निकालेंगे तो हमें ये वाला मास कैलकुलेट करना है और ये वाला मास कैलकुलेट करना है। मतलब पॉइंट B का मास और पॉइंट C का मास हमें कैलकुलेट करना है, A का मास हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू B और C का कंबाइंड मास, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा +1 3, तो टोटल मास आ गया 3, एक्सेलरेशन है हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से फोर्स का जो वैल्यू निकल कर आया वो हो जाएगा F इज इक्वल टू 2 + 3 कितना हो गया, सॉरी 2 × 3 6 न्यूटन।